प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच आज शाम को जो बैठक हुई है, जो थोड़ी देर पहले खत्म हुई है, इसे आप आज की सबसे बड़ी बैठक कह सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी बैठक आज आप इसे मान सकते हैं। और इस समय मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद है और मेरी दूसरी सहयोगी श्वेता सिंह हमारे साथ भारत मंडपम से जुड़ी हैं। इन दोनों के साथ ही हम आपको आज इनसे बातचीत करवाएंगे और ये आपको और ज्यादा जानकारी देंगी। लेकिन पहले चलते हैं चित्रा के पास। चित्रा, कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी गए थे जो बाइडेन से मिलने के लिए, व्हाइट हाउस में उनकी मुलाकात हुई थी। उस समय एक एजेंडा सेट हुआ था। आज की जो बैठक है, कहा यह जा रहा था कि उस एजेंडा, वो जो उस समय जो समझौते हुए थे, उनमें अब आगे क्या प्रोग्रेस है उसके बारे में बातचीत हुई होगी। और यह भी हुआ होगा कि कल G20 की बैठक के बारे में भी प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें जरूर ब्रीफ किया होगा। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आज इस बैठक में क्या हुआ। देखिए सुधीर, कुछ जानकारी तो आपने बिल्कुल शुरुआत में ही अपने कार्यक्रम ब्लैक एंड व्हाइट में दे दी है। यहाँ पर अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, जून के महीने में व्हाइट हाउस में जो द्विपक्षीय वार्ता हुई थी, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद माना जा रहा था कि उसी, चाहे व्यापार हो, चाहे रक्षा क्षेत्र हो, चाहे तकनीकी हो, उसी के दायरे को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर भी द्विपक्षीय बातचीत हुई है। और उसके बारे में जो ब्रीफ है उसका हमें बेसब्री से इंतजार है कि दोनों ही देशों के इन बड़े नेताओं के बीच में किन किन मुद्दों पर ठोस वार्ता हुई है, किन किन लोगों की ओर से क्या कहा गया है, उसका हमें इंतजार है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, देखिए नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर जब से वो प्रधानमंत्री बने 8 बार सुधीर जा चुके हैं। जो बाइडेन का ये पहला भारत का दौरा है। 140 करोड़ की आबादी वाला हमारा ये मुल्क, जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है, यहां पर जब जो बाइडेन आते हैं और लोक कल्याण मार्ग में प्रधानमंत्री आवास के भीतर जाते हैं, तो वो तस्वीरें अपने आप में हर हिंदुस्तानी को गर्व से, ऊर्जा से भर देती हैं। जैसा कि इस वक्त भी हम अपने दर्शकों को देख रहे हैं। एक वक्त था जब हम व्हाइट हाउस की बात करते थे कि व्हाइट हाउस, हालांकि जून के महीने में अक्सर उसकी चर्चा हमेशा होती ही रहती है। जून के महीने में जब पीएम गए थे तो उस समय श्वेता भी वहीं पर मौजूद थी, जो तस्वीरें हमारे दर्शकों को उन्होंने दिखाया था। लेकिन आज लोक कल्याण मार्ग के भीतर की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो भी अपने आप में अद्भुत है। कितनी गर्मजोशी के साथ इन दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। व्यापार के क्षेत्र में दोनों और कैसे बड़े साझेदार बने, इसको लेकर चर्चा की गई है। रक्षा के क्षेत्र में हमेशा अमेरिका की मौजूदा वक्त में पिछले कुछ सालों से, अगर हम देखें खासतौर से रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही लगातार उसकी कोशिश यह है कि रक्षा के क्षेत्र में जो हमारी निर्भरता रूस के ऊपर है उसको कम किया जा सके, अमेरिका के साथ उसको और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। तकनीकी के क्षेत्र में किस तरह से हम और अमेरिका दोनों परस्पर आगे बढ़कर एक दिशा में काम कर सके। चाइना के मुद्दे पर दोनों के ही कंसर्न एक जैसे हैं। हम सब ने देखा था जून के महीने में व्हाइट हाउस में भी जब द्विपक्षीय वार्ता हुई थी, चीन के मुद्दे को उठाया गया था, उस समय भी दोनों के बीच बातचीत हुई थी। चाइना को लेकर दोनों ही देशों के आपस में एक दूसरे से कंसर्न जुड़े हुए हैं। यकीनन अगर हिंदुस्तान आगे बढ़ता है, वो ताकतवर होता है, तो उससे अमेरिका का भी फायदा है। और यही कारण है कि अमेरिका अपना सहयोगी साझेदार मानकर हिंदुस्तान के साथ बातचीत करता है। और ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में अद्भुत हैं। सुधीर, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में एक और बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि एक वक्त पर किस तरह से अमेरिका है नजर से देखता था। यकीनन आजादी के बाद जिस तरह से हम एक गरीब राष्ट्र के तौर पर धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे, हमें वो वक्त भी नहीं भूलना चाहिए जब हमारे ही देश के एक प्रधानमंत्री को अमेरिका के व्हाइट हाउस में बिठाकर घंटों तक इंतजार करवाया जाता है उनके राष्ट्रपति की ओर से, और फिर बहुत थोड़े पलों के लिए मुलाकात होती है और उसके बाद वो चले जाते हैं। लेकिन आज का ये दिन देखिए, जो बाइडेन सीधे एयरपोर्ट आते हैं, 80 साल के हैं जो बाइडेन, सीधे एयरपोर्ट पहुंचते हैं और वहां से लोक कल्याण मार्ग आते हैं यहां पर सीधे द्विपक्षीय वार्ता के लिए बातचीत के जरिए। तो कदम से कदम मिलाकर हिंदुस्तान विकसित मुल्कों के साथ कैसे आगे बढ़ रहा है, अपने एजेंडे को लेकर कैसे आगे बढ़ रहा है, उसकी ताकत का परिचय आज प्रधानमंत्री आवास के जरिए हम सबको मिल गया है। और उम्मीद यही कि अगले 1 घंटे तक जो हमारे दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं, आपके कार्यक्रम के जरिए भी वो जानेंगे कि सशक्त हिंदुस्तान की किस तरह की बदलती तस्वीर है जो अगले 3 दिनों तक दिखाई देने वाली है। सुधीर जी। श्वेता, आप इस समय ठीक उसी जगह पर खड़ी हैं जहां कल दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत होने वाली है। और इस समय जो चर्चा हो रही है वो आउटकम डॉक्यूमेंट की हो रही है कि इसमें, ये तो ठीक है, देखने में बहुत अच्छा है, रंगारंग है, बहुत बड़े इंतजाम किए गए हैं, दुनिया के राजनीति के बड़े बड़े सुपरस्टार्स यहां पर आए हैं। लेकिन ये आने के बाद करेंगे क्या, इसका नतीजा क्या निकलेगा, तो वो आउटकम डॉक्यूमेंट की बहुत चर्चा हो रही है। और दूसरी बात यह है कि क्या ये सारे देश और नेता एक पेज पर होंगे, विल दे बी ऑन द सेम पेज, या उसको लेकर भी इनके बीच में मतभेद हैं। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनको लेकर ये राजी हैं, और कौन से आउटकम डॉक्यूमेंट में ऐसा
जो पॉइंट्स होंगे जिन्हें लेकर इनमें मतभेद होंगे? जब G20 जैसा वृहद संगठन हो जाता है सुदीप, तो उसमें इस चीज को समझना होगा कि कई देश कुछ ऐसा करने के लिए सामने खड़े रहते हैं जिसके शायद कोई उस आपत्ति का कोई लॉजिक ही नहीं होता है, जैसे कि चीन हो गया, जिसे वासुदेव कुटुंबकम तक पर ऐतराज हो जाता है कि भाई ये जो भाषा है वो तो G20 की आधिकारिक भाषा ही नहीं है। उसमें तुर्की जैसा देश भी हो जाता है जिसकी भले ही हमने अर्थक्वेक के समय मदद करने में हम सबसे आगे रहे हो, लेकिन 370 कश्मीर से हटाया गया, उसके बाद से वो ऐसा बिफरा ताकि पाकिस्तान उसके पाले में रहे कि वो जब यहां पर G20 की बैठक कश्मीर में जाकर होती है, श्रीनगर में होती है, तो वो कहता है कि भाई हम तो रजिस्ट्रेशन ही के समय से हम इससे दूर रहने वाले हैं। तो इस तरह के देश भी रहते हैं, जस्टिन ट्रूडो भी रहते हैं, जिनके साथ हम भले ही एक परिपक्व गर्मजोशी दिखाते हैं, लेकिन उनका किस तरह का उनके अपने देश में चीन और अमेरिका ने कैसे इंटरफियर, चीन और रूस ने माफ कीजिएगा किस तरीके से इंटरफियर किया हो सकता है वहां के चुनावों में, उस पर जांच बैठी हुई है, जांच चल रही है। तो एक तरफ ये सारे देश हो जाते हैं जो किसी न किसी तरीके से हो सकता है नहीं कुछ चाहे। अमेरिका जैसा देश हो जाएगा जो भारत के साथ दोस्ती तो दिखाएगा लेकिन चाहेगा कि वो जो डॉक्यूमेंट रहे उसमें भारत कुछ वॉर पे कुछ कहने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि उसके सबसे बड़े दुश्मन रूस को उससे एम्बैरेसमेंट हो सकता है। ये जो सबसे कंटेंशियस इशू हो जाता है वो रूस यूक्रेन युद्ध का ही है, जिसे रूस चाहता नहीं है कि युद्ध कहा जाए, उसे केवल शब्दों का ही जो एक तरह से रस्साकशी दोनों खेमों की तरफ हो जाती है, वो उसने बाली में उस जॉइंट कम्युनिके पर अड़चन अपनी लगाई थी। हालांकि जब अमिताभ कांत से हमने बात की थी तो उन्होंने साफ कहा था कि ये युद्ध हमने छेड़ा नहीं है, ये युद्ध हम लड़ नहीं रहे हैं, हम केवल विकास की बात करना चाहते हैं, हम केवल उन देशों की बात करना चाहते हैं जिनकी आवाज को कोई नहीं सुनता है, तो हम उस विकास की बात को उस जॉइंट कम्युनिके में डालना चाहेंगे। तो ये हुई हमारी कोशिश, लेकिन उसमें रंग में भंग डालने के लिए बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। भारत अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहा है, लेकिन सुधीर मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि चूंकि G20 शेरपा का भी जो सम्मेलन हुआ उससे भी कुछ ऐसा सौहार्दपूर्ण एक तरह से कहें कि सबके मन मिलकर कुछ निकला नहीं, वहां से कुछ उसमें से निकल कर आया नहीं, तो कहीं वही चीज हम इस G20 मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा, मैंने आपसे ये सवाल श्वेता इसलिए पूछा क्योंकि कल जो पहला सेशन है उसका नाम है वन अर्थ और जो दूसरा सेशन है उसका नाम है वन फैमिली। तो जब इतने सारे मतभेद हैं तो ये जो वन अर्थ में हम डिस्कस क्या करेंगे, वन फैमिली में हम डिस्कस क्या करेंगे, और जब डिस्कशन होगा उसके बाद हम किन मुद्दों पर हम एक मत हो पाएंगे? बड़ी चीज तो ये हो जाती है ना कि भारत जब वहां पर खड़ा होता है और भारत उन अनसुने देशों की बात और उन देशों की बात आगे रखना चाहता है, उस पूरे वर्ग की बात आगे रखना चाहता है जिसकी शायद दुनिया में किसी ने परवाह नहीं की थी। अमेरिका आज हमारा दोस्त सही, लेकिन वही अमेरिका जो उन देशों में तभी जाता है जब उसे अपना कोई फायदा दिखता है। उसके बीच में भारत एक ऐसे देश के तौर पर खड़ा रहता है जो सबकी आवाज बनता है, जो सबके लिए विकास चाहता है, जो सबकी बेहतरी चाहता है, जो मैत्री के लिए यहां पर भले ही राजनीतिक उठापटक मच गई, लेकिन जिन देशों को आवश्यकता थी उनको वैक्सीन तक पहुंचाने के लिए तत्पर दिखा था और वहां पर उसने पहुंचाया था। तुर्की से चाहे जिस देश का झगड़ा ही क्यों ना रहा हो, कश्मीर पर कभी तुर्की साथ नहीं खड़ा रहा हो, लेकिन जब वहां पर भूकंप आता है तो भारत वहां पर जाता है। मुझे लगता है कि चाहे चर्चा यहां पर कुछ भी हो, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है इन सभी देशों और संगठनों में से जो कि यहां पर मौजूद रहेंगे इस भारत मंडपम में कल सुबह से उस चर्चा के लिए, उस विमर्श के लिए कि भारत की मंशा गलत है। भारत एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व के लिए एक सकारात्मक सोच रखता है। चीन को कितनी ही आपत्ति वासुदेव कुटुंबकम से हो जाए, लेकिन यही फलसफा है जो कि समूचे दुनिया के लिए वो मूल मंत्र बनकर इस समय मौजूद है जिसकी आवश्यकता इस दुनिया को है, चाहे उस अर्थव्यवस्था को संवारना हो या फिर प्रधानमंत्री का वो वक्तव्य हो कि इट इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर। किसी को किसी भी तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन मुबारक हो, लेकिन भारत का स्टैंड, भारत का मूल मंत्र, भारत का फलसफा, भारत की मंशा, भारत की सकारात्मक सोच इस समय पूरी दुनिया की आवश्यकता है। जी, और आखिर में चित्रा संक्षेप में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आज का दिन भी आपने देखा,
अभी आपने प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की ये बैठक भी देखी, और हम अक्सर ये कहते हैं कि ये इस समय राजनीति की दुनिया की सबसे बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म है जिसकी शूटिंग भारत में हो रही है। इसमें दुनिया की राजनीति के बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं। क्रिकेट की भाषा में अगर आप कहें तो एक जमाना था जब 1983 के वर्ल्ड कप में हम गए थे और लोगों को लगा था कि हम क्वार्टर फाइनल में भी नहीं पहुंचेंगे, कोई हमारी टीम को गंभीरता से लेता नहीं था। आज जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है तो हम सबसे बड़े दावेदार माने जाते हैं। इस बदलाव को इस अमृत काल में आप होते हुए देख रही हैं, और हमारे जो बहुत सारे दर्शक हैं जो हमसे फ्री पास की मांग करते हैं कि हमें भी G20 का पास दिलवा दीजिए, आप एक्चुअली उनके फ्री पास हैं, क्योंकि आपकी नजरों से हमारे देश के हमारे जो दर्शक हैं वो इस बदलाव को होते हुए देखेंगे। वो बदलाव अगर आप उसकी कुछ छोटी छोटी झलकियां अगर आप हमें बता सकें, हमारे दर्शकों को बता सकें, जिससे वो वाकई उन्हें लगे कि हम अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। देखिए सुधीर, आपने जिस पास की बात की, हमारे पास तो G20 का ये मीडिया पास है, लेकिन दर्शकों के लिए हम सभी पास है जिसके जरिए आज तक के जरिए पूरा मुल्क ये देख पाएगा कि G20 का आयोजन हिंदुस्तान के लिए कितना ज्यादा मायने रखता है। देखिए, इस बात से समझिए G20 में जो 20 देश शामिल है, इसके अलावा जिन 9 देशों को खासतौर से हम सब ने आमंत्रित किया है, जिनमें एक बांग्लादेश भी है जिसकी प्रधानमंत्री यहाँ पर आकर मुलाकात करती है, लेकिन इन सबके इतर देखिए 75% व्यापार इनके बीच परस्पर होता है G20 मुल्कों में। 80% GDP वाले ये मुल्क हैं। इसके अलावा 60% जो दुनिया भर की आबादी है उसको G20 रिप्रेजेंट करता है। इसके जरिए आप समझिए कि हिंदुस्तान को अध्यक्षता मिलना, और सुधीर बार बार इस बात पर जोर देना होगा कि अब तक जो 17 बैठकें G20 के अलग अलग मुल्कों में हो चुकी हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर इतना भव्य आयोजन आज तक कभी भी नहीं हुआ है जब से 1999 से इसका गठन हुआ है। हिंदुस्तान ने वो कर दिखाया जो किसी ने इसके पहले सोचा भी नहीं था। यकीनन आगे आने वाले वक्त में अब अगली अध्यक्षता जिस मुल्क को करनी है उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। इतनी बड़ी लकीर हिंदुस्तान की ओर से खींची गई है। 125 देशों के प्रतिनिधियों को बुलाकर, जिनकी तादाद तकरीबन 1 लाख थी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमने अलग अलग G20 की बैठकें आयोजित की। सबका प्रतिनिधित्व उसमें दिया। आम आदमी को G20 जैसे एक जटिल विषय, क्योंकि इसको लेकर आम आदमी को समझ में नहीं आता है कि अच्छा क्या व्यापार, क्या GDP, कैसे आगे बढ़ेंगे। वो ये सोचता है कि हमारे देश को कैसे फायदा है और हमारी ताकत कैसे आगे बढ़े, ताकि दूसरे मुल्क अगर आंखें दिखाए तो हम आंखों में आंखें डालकर जवाब दे पाएं। तो आम आदमी को इस G20 के जरिए जोड़ने की सरकार की ओर से कोशिश की गई और उसमें बहुत बड़ी कामयाबी भी मिली। 1 लाख से ज्यादा प्रतिनिधि आते हैं, वो अपनी बातों को यहाँ पर बयां करते हैं, अपने कल्चर को यहाँ पर शेयर करते हैं, हिंदुस्तान किस तरह से बदल रहा है उसकी वो बात करते हैं। इस बात को भी हमें ध्यान रखना होगा, हमारे तमाम जो दर्शक हैं उन्हें भी। देखिए, आगामी वक्त में जिस तेजी से हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, अगली 3 अर्थव्यवस्थाओं में वो शामिल हो जाएगा, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा गया। इसके अलावा 2047 तक जो विकसित राष्ट्र का सपना है, देखिए जो विकसित राष्ट्र जहां पर गरीबी बेहद कम हो, जहां पर हमारी जो गुणवत्ता हो वो ज्यादा हो, शिक्षा सभी को मिले, समान अधिकार मिले, और भी तमाम मुद्दे जिस पर मजबूती से देश के तौर पर हम आगे बढ़ पाए। विकसित राष्ट्र के तौर पर अपने सपने को साकार करने के लिए जब 100 साल हिंदुस्तान अपनी आजादी के पूरे कर रहा होगा, उस समय उस कतार में जाकर हम खड़े हो जाएंगे। तो G20 के जरिए एक बड़ी लकीर हम खींचेंगे। इसके साथ ही सुधीर, जब आपसे प्रोग्राम G20 को लेकर हमने जो प्रोग्राम किया था G10 का, उसमें बातचीत हो रही थी, बड़ी खूबसूरती से आपने भी जिक्र किया था कि कैसे पहले और अब में बहुत बड़ा फर्क आ चुका है। पहले दुनिया के जो बड़े बड़े विकसित मुल्क थे वो हमसे समानता के अधिकार के तहत बात नहीं करते थे, वो हमें तुच्छ समझते थे, लेकिन अब परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गई हैं। अब भारत आंख में आंख डालकर बात करता है, और यही बदली हुई परिस्थिति है जो आगामी वक्त में हिंदुस्तान को और ज्यादा सशक्त बनाएगी। विश्व गुरु कह लें या विश्व मित्र कह लें, लेकिन मानवता को लेकर आगे चलना ही हमारा मिशन है और यकीनन उसमें कामयाबी जरूर मिलेगी। चित्रा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और श्वेता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि हमारे दर्शक जो हैं अब अगले 80-90 घंटे तक लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे, और आप लगातार हमारे दर्शकों को आप हमारे दर्शकों का फ्री पास हैं G20 के लिए। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अगले 2-3 दिन आपके बहुत ही व्यस्त रहने वाले हैं, और जल्द ही आपके साथ दोबारा से हमारी अलग अलग समय पर मुलाकात होती रहेगी, आपका विश्लेषण लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच।